नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में जो अपनी बुक एंडोक्राइनोलॉजी चल रही है। एंडोक्राइनोलॉजी का अपने 23वां पार्ट कर रहे हैं और अपनी क्लास है बीएससी पार्ट 3rd ईयर और बीएससी बीएड 2nd ईयर। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने जो मैं थोड़ा सा अपने कल 22वीं क्लास में जो अपने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कल अपने जो चल रही थी वो थी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये अपने पढ़ रहे थे। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है इसकी खोज यूस्टिकियन ने की थी, और यूस्टिकियन ने इसकी खोज की तो इसके बारे में अपने को बताया कि ये ग्लैंड जो होती है ये दोनों किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किडनी के ठीक ऊपर टोपिनुमा संरचना के रूप में ये पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है इसकी यदि थोड़ा संरचना को यदि हम देखें तो संरचना की यदि हम बात करें तो संरचना जो है वो संरचना इसकी दो तरह की होती है। यानी इसमें जो एक क्यूवियर एक वैज्ञानिक थे, क्यूवियर ने इसकी संरचना को पूरा विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। परिधीय भाग होता है कोर्टेक्स, और जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं मेडुला। कोर्टेक्स भाग जो होता है वो स्टीरोइडजेनिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे बना होता है, जबकि जो मेडुला भाग है वो कैटेकिलोमिन जो उत्तक होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनसे बना होता है। जो कोर्टेक्स के स्टीरोइडजेनिक जो टिश्यूज़ होते हैं, स्टीरोइडजेनिक जो टिश्यूज़ है, उन टिश्यूज़ का जो कंट्रोल है वो ACTH हार्मोन जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि का होता है वो करता है। और कोर्टेक्स के जो स्टीरोइडजेनिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनके द्वारा जो है कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? कार्टिसोल। और कार्टिसोल जो हार्मोन होते हैं वो मैंने बताया था 3 तरह के हो सकते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। ये 3 तरह के इनके प्रकार है कार्टिसोल के। उसके बाद में हम बात करें कोर्टेक्स मेडुला की, तो जो कोर्टेक्स मेडुला भाग होता है वो जो है ये कह सकते हैं कि ये भाग जो है कैटेकिलोमिन टिश्यूज़ का बना होता है। और कैटेकिलोमिन जो मीन्स टिश्यूज़ होते हैं वो कैटेकिलोमिन टिश्यूज़ जो है उनका नियंत्रण जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इन कैटेकिलोमिन जो टिश्यूज़ होते हैं जो कि मेडुला भाग के अंदर पाए जाते हैं, और कैटेकिलोमिन टिश्यूज़ के द्वारा कैटेकिलोमिन्स का हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, जिसमें 2 मुख्य अपने हार्मोन पड़ेंगे, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। ये बात क्यूवियर ने अपने को अच्छे से समझाई थी। अब देखिए, यदि हम ये तो एक जनरल टिश्यू लेवल की बात होगी। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके मैंने बताया था आपको कि 3 भाग होते हैं। कल थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया था अंत में अपने, जिसमें अपने ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि 3 भाग जो होते हैं उसमें से सबसे पहले भाग का जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा, 3 भाग होते हैं। ये तीनों ही कोर्टेक्स के होते हैं। तीनों ही किसके भाग होते हैं? कोर्टेक्स के। और ये जो भाग बचता है बीच का, ये कौन सा भाग होता है? मेडुला। तो मेडुला और कोर्टेक्स 2 भाग अपन देख सकते हैं। अब देखिएगा, कोर्टेक्स भाग परिधि का है पूरी ग्रंथि के अंदर, जबकि मेडुला भाग जो है वो बीच में या सेंटर में पाया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो कोर्टेक्स और मेडुला की यदि हम बात करें तो इनके द्वारा कुल जो अपने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो जो अपने कोर्टेक्स और मेडुला तीनों को अपने इस प्रकार से अलग अलग जोन में बांटा है। कोर्टेक्स को 3 जोन में बांटा है, जबकि मेडुला खुद ही अपने आप में एक जोन होता है। अब कोर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलस भाग है इसके द्वारा मिनरलोकोर्टिकोइड कोइड्स, जोना फैसिकुलेटा द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिकोइड, और जोना रेटिकुलेटा के द्वारा सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। और जो मेडुला इसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट या स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से कुल अपने 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो कि मिनरल्स का संतुलन बनाए रखता है, जिसमें मिनरल्स अपने 2 मुख्य Na+Cl- 2 मुख्य आयन है। उसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है ये ग्लूकोज का जो लेवल है इसको
बैलेंस करता है बॉडी में। सेक्स हार्मोन जो जननांगों के विकास या सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और ये हमने जो नर के टेस्टोस्टेरोन और मादा के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के काम करता है। और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं ये अपने को, कल जैसे मैंने बताया था कि ये हमें विपरीतकालीन परिस्थितियों या संकटकालीन परिस्थितियों में बनाए रखने वाले या उनसे बचाए रखने वाले क्या हैं, हार्मोन हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब जो अपने आज शुरू करने जा रहे हैं, ये अपने कल स्ट्रक्चर देख ली थी जो क्यूवियर ने अपने को बताई थी। आज अपने बात करने जा रहे हैं तीनों जो हार्मोन, सबसे पहले कोर्टेक्स हार्मोन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम किसकी बात कर रहे हैं, जो तीनों, पहले तो हम हार्मोन पढ़ रहे हैं कि जो कुल 4 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, कुल वैसे 5 हो गए, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, 5 हार्मोन को अपने देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हार्मोन ऑफ कोर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो है अपना मिनरलोकोर्टिकोइड। पहला हार्मोन कौन सा है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा स्रावित होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा स्रावित होता है। सबसे पहली बात यह है, जो एड्रिनस के जोना ग्लोमेरुलोसा उस भाग द्वारा स्रावित होता है। दूसरी बात यदि इस हार्मोन की करें कि इसके अंदर जो है मिनरलोकोर्टिकोइड, इसके अंदर 2 हार्मोन मुख्य होते हैं, एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। इसमें एल्डोस्टेरोन व डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यानी मिनरलोकोर्टिकोइड का मतलब क्या होता है, एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। और मिनरलोकोर्टिकोइड में जो सबसे ज़्यादा मुख्य हार्मोन है वो कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये 2 यूँ कह सकते हैं कि मिनरलोकोर्टिकोइड के अंदर एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। और इनमें से जो है मुख्य हार्मोन, इनमें से मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। वैसे तो एल्डोस्टेरोन होता है, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, एक कोर्टिकोस्टेरोन, 3 हार्मोन होते हैं इसके अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का मतलब ये होता है एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिकोस्टेरोन, तीनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इन तीनों में भी मुख्य हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन, जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स को बैलेंस बनाए रखता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं इसमें कि काम क्या करता है। तो मिनरल्स का मतलब होते हैं जल और लवण, और जल और लवण की यदि हम बात करें तो यहाँ मुख्य जो मिनरल हैं वो है Na+ और Cl-, इन 2 आयन हैं वो, इन दोनों, उसके अलावा K+ है, उसका भी थोड़ी बहुत मात्रा में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। यानी Na+, K+ और Cl- आयन, जो तीनों ही मुख्य आयन है, और ये तीनों ही आयनों को क्या करता है, संतुलित किए रखता है। कौन सा हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन। तो अपने जो नेक्स्ट यदि पॉइंट की यदि बात करें तो ये जो हार्मोन है ये Na+, ये हार्मोन Na+, Cl- व K+, जब अपन थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसको लिख देते हैं, K+ व Cl- का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता, कहाँ, शरीर में बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। तीनों जो लवण हैं, तीनों आयन, इनका संतुलन बनाए रखता है। यदि अब अपने बात करें तो एल्डोस्टेरोन की यदि वृद्धि हो जाती है, या एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करता है कि नेफ्रॉन जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे अंदर, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ से आयंस का अवशोषण ज़्यादा हो सकता है, या तो आंत या नेफ्रॉन, 2 जगह अवशोषण होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हार्मोन Na+ जो आयन होता है उसके अवशोषण को तो बढ़ाता है, जिससे सीरम में जो है सोडियम का लेवल वो है वो तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा जो ये काम करता है
ये क्या काम करता है कि जो अपना नेफ्रॉन होते हैं वहाँ से पोटेशियम के पुनः अवशोषण को कम कर देता है। पोटेशियम का पुनः अवशोषण कम होगा तो उससे क्या होता है कि पोटेशियम का उत्सर्जन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हार्मोन या यूँ लिख दे अपने एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन में से Na+ के पुनः अवशोषण रीऑब्जर्वेशन पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे अब देखिएगा कि नेफ्रॉन जो है वहाँ पुनः अवशोषण बढ़ेगा, किसका, सोडियम आयनों का, और नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर पाया जाता है वहाँ पुनः अवशोषण इसका बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका उत्सर्जन तो कम होगा, और जो हमारा सीरम है या जो अपना ECF है उसके अंदर सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे सीरम में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। ये इसका मुख्य काम है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको जो आने वाला प्रश्न बनता है इसमें पहला कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स के अंदर सम्मिलित हार्मोन कौन कौन से समूह दे दिया जाएगा, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन और कार्टिकोस्टेरोन। तो तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मिनरलोकोर्टिकोइड। और मिनरलोकोर्टिकोइड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हार्मोन है या मुख्य हार्मोन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि मिनरलोकोर्टिकोइड का काम क्या है, तो ये आयन्स का संतुलन बनाए रखता है। और आयन भी कौन से, याद रखना, सोडियम आयन मुख्य है। कौन सा आयन, सोडियम, या सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड तीनों दिए तो तीनों ऑप्शन सही है। और यदि उनमें से मुख्य आयन पूछा जाए तो कौन सा आयन है, सोडियम आयन, जिसका ये मुख्यतः संतुलन में रखता है। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि नेफ्रॉन में से सोडियम के पुनः अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे सीरम में सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिएगा कि एल्डोस्टेरोन सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाने से उसका संतुलन शरीर में, या उसके कहते हैं कि उसकी मात्रा को शरीर में क्या करता है, बढ़ाता है। उसके अलावा नेक्स्ट ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन से K+ के उत्सर्जन एक्सक्रीशन उत्सर्जन को बढ़ा देता है। अब देखिएगा यहाँ दो बात है, यहाँ उत्सर्जन है, यहाँ क्या हो रहा है, अवशोषण। सोडियम का तो अवशोषण हो रहा है और K+ का क्या हो रहा है, उत्सर्जन, जिससे सीरम में K+ की कमी हो जाती है या कम हो जाता है, कमी हो जाती है या कम हो जाता है। ये इसका क्या है, काम है। अब देखिएगा कि जो है सोडियम, अब सोडियम यदि बढ़ेगा, सोडियम आयन यदि बढ़ेंगे बॉडी के अंदर, या यूँ कहते हैं कि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा स्रावित होगा, तो एल्डोस्टेरोन यदि ज़्यादा स्रावित होगा तो उससे क्या होता है, सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ेगा। अब सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ेगा तो रक्त के अंदर या सीरम के अंदर जल का भी पुनः अवशोषण ज़्यादा होगा, और जल का पुनः अवशोषण होगा तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो रक्त का दाब है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि एल्डोस्टेरोन कम स्रावित होता है, तो एल्डोस्टेरोन यदि कम स्रावित होगा तो आपको पता ही है क्या होगा कि जो सोडियम का लेवल है वो बॉडी में कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है कि रक्त का दाब जो है वो कम हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा कहलाता है, एडिशन का रोग कहलाता है। अब देखिएगा कि अब दो कंडीशन उत्पन्न होती है, हाइपरनेट्रिया और हाइपोनेट्रिया। अब हाइपरनेट्रिया और हाइपोनेट्रिया ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हाइपरनेट्रिया और दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपोनेट्रिया। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, हाइपोनेट्रिया और हाइपरनेट्रिया। अब देखिए हाइपर और हाइपो शब्द लग गए, पहली बात तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइपर का मतलब अधिक, हाइपो का मतलब होता है कम। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे केवल सोडियम आयन की, यानी सोडियम आयन की मात्रा के आधार पर दो कंडीशन है बॉडी में, इनकी कैसी मात्रा है, हाइपरनेट्रिया है या हाइपोनेट्रिया है। अब देखिएगा कि यदि सोडियम, अब सीधी सी बात है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल यदि बढ़ेगा, अब मैं थोड़ा सा इसको वैसे समझा देता हूँ ग्राफ से। पहली कंडीशन क्या है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, बढ़ता है,
जिससे क्या होगा, सोडियम का पुनः अवशोषण अधिक होता है व सीरम में Na+ आयन की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इस घटना को ही हाइपरनेट्रिया कहते हैं, हाइपरनेट्रिया कहते हैं। अब सीधी सी बात है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो मैंने बताया ना कि सोडियम का नेफ्रॉन में से पुनः अवशोषण क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, बॉडी में ज़्यादा होगा तो सोडियम का पुनः अवशोषण अधिक होने से शरीर में, सीरम कह दो या शरीर कह दो या ब्लड कह दो, वहाँ पर सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सोडियम की मात्रा यदि बढ़ेगी तो इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रिया कहते हैं। अब हाइपरनेट्रिया जब होता है तो इसमें क्या होगा, वही बात है कि जो रक्त का दाब है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन की मात्रा बढ़ेगी तो जल का पुनः अवशोषण भी ज़्यादा होगा, और पुनः अवशोषण ज़्यादा हो तो रक्त का दाब भी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसको घटनाओं कहते हैं एडिशन का रोग भी कहते हैं। तो हाइपरनेट्रिया कंडीशन के अंदर अपने को एडिशन का रोग देखने को मिलता है। उसके बाद में यदि हम देखें कि हाइपोनेट्रिया क्या है, तो हाइपोनेट्रिया इसके ठीक विपरीत कंडीशन हो जाती है। एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, Na+ का पुनः अवशोषण कम हो जाता है, जिससे बॉडी में या सीरम में कहते हैं, सीरम में Na+ की कमी हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रिया कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रिया कहते हैं। तो दो बहुत ही बढ़िया टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि सोडियम की मात्रा कैसी है बॉडी में, यदि ज़्यादा है तो हाइपरनेट्रिया और यदि कम है तो क्या वो हाइपोनेट्रिया होती है। अब देखिएगा कि यदि जो हाइपरनेट्रिया और हाइपोनेट्रिया कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसके साथ में क्या है, जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जो ब्लड का भी यूँ कह सकते हैं रक्त दाब है वाहिनियों के अंदर, वो भी क्या हो जाता है, हाइपरनेट्रिया कंडीशन में बढ़ जाता है। अब देखिएगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को मैं ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है उसकी यदि हम बात करें तो इसका जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने ग्राफ से समझते हैं पूरी इस आउटलाइन को कि जो फंक्शन है। सबसे पहले यदि हम बात करें एल्डोस्टेरोन का अतिस्राव, जिससे क्या होगा, नेफ्रॉन में सोडियम का पुनः अवशोषण अधिक होगा। क्या होगा, पुनः अवशोषण अधिक होता है और K+ का उत्सर्जन बढ़ जाता है। उत्सर्जन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे रक्त में क्या होगा, रक्त में Na+ की अधिकता व K+ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पहली घटना तो ये है। इन एल्डोस्टेरोन का अतिस्राव यदि हो रहा है तो सीधी सी बात है, अतिस्राव होगा तो नेफ्रॉन में Na+ का पुनः अवशोषण अधिक होगा, K+ का क्या बढ़ेगा, उत्सर्जन, और रक्त में Na+ की अधिकता है, K+ की कमी हो जाती है। इस घटना को हाइपरनेट्रिया कहते हैं, हाइपरनेट्रिया की स्थिति हो जाती है। मेन बात यही है। और यदि एल्डोस्टेरोन का अल्पस्राव होता है, एल्डोस्टेरोन का अल्पस्राव, तो क्या होगा, नेफ्रॉन से K+ का पुनः अवशोषण अधिक व Na का उत्सर्जन अधिक। उससे क्या होगा,
Na+ की कमी K+ की अधिकता होती है, अधिकता होती है। अब जिससे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोनेट्रिया स्थिति पूर्ण हो जाती है, हाइपोनेट्रिया की स्थिति। अब आपको बताता हूँ कि सोडियम एक मुख्य आयन है जो तंत्रिकाओं में आवेग के संचरण के लिए भी आवश्यक है। तो जो पेशियों में भी आवेग का संचरण होता है वहाँ भी अपने को क्या चाहिए, सोडियम आयन चाहिए। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड है, इंटरनल सेल्यूलर फ्लूइड है, उनके बीच में जो एक सोडियम सहविगमन जैसी घटना होती है जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर भी सोडियम आयन अपने को चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम आयन जो शरीर के लिए एक मुख्य आयन है, जो कि मुख्य अपने यूँ कह सकते हैं जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जो मिनरलोकोर्टिकोइड है उसके अंदर एल्डोस्टेरोन जो है उसका बहुत अधिक अपने अंदर प्रभाव है और मोस्टली सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों को संतुलित करने के लिए। तो ये अपना आज जो भी खत्म हुआ है, ये कौन सा हार्मोन खत्म हुआ है, अपना एल्डोस्टेरोन कह दो या मिनरलोकोर्टिकोइड। नेक्स्ट अपना हार्मोन है वो कौन सा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड आपको पता लग रहा है नाम से ही, ग्लूकोज को की मात्रा को संतुलित करना। 2 नंबर हार्मोन कौन सा है अपना, ग्लूकोकोर्टिकोइड की अगर बात करें, एड्रिनल कोर्टेक्स का 2 नंबर हार्मोन कौन सा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यदि हम करें इसकी, ये जोना, ये यूँ लिख दें कि एड्रिनल कोर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा द्वारा स्रावित होता है, स्रावित होता है। और इसका स्राव जोना फेसिकुलेटा द्वारा होता है और इसका जो नियंत्रण होता है, इसका जो मुख्य वास्तव में नियंत्रण यदि देखा जाए, इसका नियंत्रण मुख्यतः एडिनो हाइपोफाइसिस के ACTH द्वारा होता है, द्वारा होता है इसका। तो एडिनोहाइपोफाइसिस का ACTH जो है वो मुख्यतः ग्लूकोकोर्टिकोइड का नियंत्रण करता है। इसके अंदर जो मुख्य हार्मोन हैं वो आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन। इसमें मुख्य हार्मोन हाइड्रोकॉर्टिसोन, उसके अलावा कार्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन व कार्टिकोसोन आते हैं, ये इसमें क्या है, 3 मुख्य हार्मोन हैं। कौन कौन से, हाइड्रोकॉर्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन और उसके अलावा कार्टिसोन, ये तीनों ही जो हार्मोन हैं ये इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब ये तीनों जो हार्मोन हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसके अंदर कार्टिकोस्टेरोन, हाइड्रोकार्टिकोस्टेरोन, हाइड्रोकार्टिसोन, कार्टिकोस्टेरोन और कार्टिसोन तीनों हार्मोन आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं और मुख्य जो है वो है इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो ये उपापचय को प्रभावित करते हैं। अब यदि इसके हम कार्य देखें कि ये जो अपने ग्लूकोकोर्टिकोइड है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। पहला कार्य क्या है इसका, फंक्शन की यदि हम बात करें, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है।
अब ग्लूकोज नियोजेनेसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है एमिनो अम्ल है उससे ग्लूकोज का क्या होता है, संश्लेषण होता है, अर्थात एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। पहली घटना तो इसके द्वारा ये संपन्न की जाती है कि अमीनो अम्ल जितने भी हैं उनको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो है ये ग्लाइकोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ये रक्त में ग्लाइकोजन के लेवल को भी बढ़ाता है। अब ग्लाइकोजन जो है, क्योंकि ग्लूकोज अगर ज़्यादा बनेगा तो ग्लूकोज के जो अणु ब्लड में बच जाते हैं वो आपस में जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड संरचना ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन का निर्माण वैसे देखा जाए तो लीवर में होता है, तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल है, यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ रक्त की बजाय अपन लीवर भी लिख सकते हैं कि लीवर में जो है ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जो ग्लूकोज के अणु हैं वो जैसे जैसे यूज़ नहीं हो पाते हैं तो वो आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन। उसके अलावा जो नेक्स्ट कार्य इसका है, ये जो है प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे एमिनो एसिड का निर्माण होता है। एमिनो एसिड का निर्माण होता है। ये भी इसका क्या एक कार्य है कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमिनो अम्ल बनते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि एमिनो अम्ल बढ़ते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एमिनो अम्लों को फिर ये लीवर की ओर भेजता है, और लीवर की ओर जब जाते हैं तो इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यूँ कह सकते हैं कुछ समय के लिए इसमें रुक सकती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये जो हार्मोन है ये एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन जो है उसको रोकता है, यानी कि जो अपने कह सकते हैं कि सोथस जो प्रक्रिया है उसको ये प्रेरित करता है, यानी जो शरीर में जो सूजन आती है उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो ये लिख सकते हैं अपने, ये हार्मोन एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी कि प्रदाह विरोधी, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जब शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है, तो ये हार्मोन क्या करता है, स्वेलिंग वाले भाग की ओर जिधर रोगाणु प्रवेश करते हैं उधर क्या करता है कि सूजन को बढ़ा देता है, जिससे के द्वारा क्या होता है, रक्त का प्रवाह उस स्थान की ओर बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह उधर बढ़ेगा तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो WBC है उस स्थान की ओर जाएंगी और जो रोगाणु उनको क्या कर देती है, नष्ट करती है। इसलिए ये इन्फ्लामेशन का अर्थ होता है सूजन आना, स्वेलिंग आना। और चूँकि एंटी इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ कि ये उस सूजन को क्या करता है, रोकता है। क्यों जैसे ही ये हार्मोन बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उधर की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। रक्त का प्रवाह बढ़ते ही वहाँ पर WBC ज़्यादा पहुँचेंगे, और WBC ज़्यादा पहुँचेंगी तो वहाँ जो रोगाणुओं को नष्ट कर देंगे, जिससे जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, वो क्या आ जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो हार्मोन है ये संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर भी अपने को बचाता है या सहायता करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में भी सहायता करता है, में सहायता करता है। क्योंकि होता क्या है कि संकटकालीन परिस्थितियां जब जैसे आती है तो उस समय हम देखते हैं कि जो अपने श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, हृदय जो प्रवाह, रक्त प्रवाह है हृदय में से वो बढ़ जाता है, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और चूंकि ये हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है तो उसके द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ऊर्जा जो चाहिए, तो ऊर्जा प्रदान कराने में या प्रोवाइड कराने में इस हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए संकटकालीन परिस्थितियों में हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और इससे संकटकालीन परिस्थितियों में बचने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो हार्मोन्स हैं ये जो अपने ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो जल हैं उनका नियंत्रण तो करता है, संतुलन तो करता है, परंतु कुछ ही मात्रा में करता है, ज़्यादा इसका प्रभाव इस पर नहीं पाया जाता। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और जो जल है उनका संतुलन कुछ मात्रा के अंदर करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज अपने जो देखा है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन को देखा। उसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन अपना बचता है सेक्स हार्मोन, जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।